I take this opportunity to welcome everyone on board to this online lecture, this lecture series on behalf of Westerdex. We are trying to raise legal literacy. Today is the second leg of this particular series, wherein our distinguished faculty member today, Mr. V.B. Sharma, ex-district and sessions judge, will be conducting the session on maintenance of wives, children, and parents. This is a lesson under section 125 CRPC. These sessions are for half an hour only. So for this half an hour, sir, I put it forward to you. आप सभी को मेरा प्रणाम भाई। नमस्कार। प्रणाम सर। हाँ तो केशव जी शुरू करते हैं। ये एक्चुअली ये मेंटेनेंस का चैप्टर, मेंटेनेंस का जो चैप्टर है ये बनाया क्यों गया और किस इसका बेस क्या है। मेंटेनेंस का जो चैप्टर है ये सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल पे है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(3) एंड आर्टिकल 49 पर बेस्ड है। और इसमें आता कि कोई व्यक्ति जो शादीशुदा है उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कहाँ दावा कर सकते हैं, एरियर्स की वसूली कैसे होगी, ये सारा इसमें दिया है। इंट्रीम मेंटेनेंस का भी दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या मेंटेनेंस में जो सेक्शन 125(1) वो ये कहता है कि एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में कौन आया? एनी पर्सन में हस्बैंड, फादर एंड सन ये आते हैं। लेकिन अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत पुराना जजमेंट है, बहुत अच्छा जजमेंट है, उसमें ये कहा है कि अगर किसी पेरेंट्स के लड़का नहीं है, सन नहीं है, उसकी उनकी डॉटर है, वो वेल एस्टेब्लिश है, खूब कमा खा रही है, तो फादर और डॉटर से भी वेल क्वालिफाइड है तो मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो एनी पर्सन में ये लोग आ गए। एनी पर्सन में एक और अपन जोड़ सकते हैं कि इलिजिटिमेट फादर, बच्चों का पिता, ये आ गए। अब उसमें नेक्स्ट ये है कि वुमेन, तो वुमेन से तात्पर्य है कि हर कोई नहीं, उसकी लीगली मैरिड वाइफ। अब लीगली मैरिड वाइफ में क्या था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी सब आ जाते हैं। इसमें 125 के तहत कहीं ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि अपन ये कह सके कि नहीं इसमें केवल हिंदू ही गवर्न होंगे ना, ये सब आ सकते हैं। सो ये इसको सुप्रीम कोर्ट क्लियर किया, आगे क्लियर करूंगा। तो वाइफ अगर हिंदू है तो जिसका हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई हो एज पर द हिंदू लॉ, उसमें काइंड्स ऑफ मैरिज भी दिए। तो मेन जो अपने बहुत ज्यादा कॉमन है वो है सप्तपदी, 7 फेरे लेके। जब 7 फेरे हो जाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड है मुस्लिम लड़ी। तो मुस्लिम मैरिज जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसमें एक निकाह नामा लिखा जाता है और निकाह नामे में शर्तें होती हैं। पुलिस इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। और इसमें एक मेहर एक शब्द होता है मुस्लिम्स में, वो राशि देने का उल्लेख होता है और टर्म्स कंडीशन होते हैं जो भी पार्टीज के बीच तय हो। तीसरा, मुस्लिम में एक मुता मैरिज होती है पर लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, टाइम बीइंग। और जैसे वो पीरियड खत्म हो जाता है तो वो मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग द मुता मैरिज अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है माँ बाप से जिसने मुता किया उस आदमी और जो महिला से कि मुता किया उनके संबंध से, तो वो फादर से मेंटेनेंस ले सकता है। इसी प्रकार है जैन है, सिख हैं, जिनके जो भी कस्टम्स हैं, रिलीजियस मेथड है, उनसे क्या करते हैं वो लोग कवर्ड हो जाते हैं, है ना। इसलिए लेजिटिमेट कौन होगा? अब जैसे पत्नी है, बच्चे, माता पिता, बच्चे बच्चे कब तक? जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते। एडल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद नहीं ले सकते। डॉटर है तो अनमेरिड डॉटर तो शादी होने तक ले सकती है। उसके बाद वो शादी के बाद क्या ले सकती है? सवाल।
तो इसमें राजस्थान हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है कि लड़की की शादी कर दी, लड़का जॉब में था और वो बाद में जो है अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गए। लड़की कोई मीन्स नहीं थे, ससुराल वाले सहायता कर नहीं रहे थे, तो उसके फादर अच्छे थे, उन पर पैसा था, तो फादर से मेंटेनेंस उस लड़की को दिलवाया। मैंने लड़की भी ले सकती है, केवल यही था। अब मैं था कि लेजिटिमेट इलेजिटिमेट का बहुत झगड़ा होता है आजकल, तो लिव इन बहुत हो रहा है। तो मान लीजिए वो 5 साल तक 6 साल तक लिव इन में रहो, बच्चा होता है तो वो उससे ले सकता है, आदमी से, माँ जिसके साथ रह रही थी, तो उसका इलिजिटिमेट सन हो गया, अधर्मज पुत्र हो गया। अब नहीं, सवाल ये इसमें एक नया उठ जाता है। अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जॉब से रिटायर हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और फिजिकली फिट है, तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि वो बीमार हो जाए, उन पर पैसा नहीं है, तो फिर उस स्थिति में वो लोग जो है मेंटेनेंस अपने लड़के से ले सकते। लड़का नहीं हो तो वो सुजाता वाला केस दिया, वो ले सकते। वो सुजाता के केस में क्या था, वो लड़की डॉक्टर थी, वेल एस्टेब्लिश्ड थी, और लड़का था नहीं, फादर मदर वीक हो गए उनके, कमजोर हो गए, नहीं कर सकते थे मेंटेनेंस, तो फिर उन्होंने लड़की से मांगा। तो ये इसमें था। अब तीसरा ये है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है ना, अदर पर्सन में मैं बता ही चुका हूँ। ऐसा आदमी जिसके साथ मदर रह रही हो और फिर बच्चा हुआ हो, या मुतामेरी जिस व्यक्ति से की हो वो उससे बच्चा पैदा हुआ हो, या लिव इन में रह रहे हैं, या 15 साल 20 साल 25 साल से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन मैरिज नहीं की, तो वो भी क्लेम कर सकता है बच्चा, क्योंकि वो इलिजिटिमेट फादर हुआ। तो अब इसमें एक और झगड़ा पड़ा था अब कि एक मैरिड थी वोमेन, उसने शादी कर ली, उसने मैरिज की, अपने के बाद मैरिज के बाद बच्चे हुए, बच्चे के बाद उसने साधु बन गई। कुछ समय बाद पति ने रखा नहीं, बोला आप जाइए। फिर क्या, फिर इस ऐसी स्थिति में क्या होगा, ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कह दी नहीं नहीं, अब तो तुमने साधु ले लिया, तुम पत्नी कहाँ रही। जोधपुर हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई थी, और फटकार लगाने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि ना, ये गलत है। भले ही वो साधु बनी, लेकिन उसने अपनी स्त्री होने का स्टेटस नहीं खोआ, वाइफ तो वो रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो वाइफ नहीं है, स्त्री का जो उसका सोशल स्टेटस है वो कायम था, उसे मेंटेनेंस दिलाया। अब 126 क्या कहती है, 126 में ये है कि इंटरिम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मेंटेनेंस एप्लीकेशन टिल फाइनल ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अब इसमें क्या हुआ, कैसा होता है कि अब पहले तो हम लोग तक 500 रुपए तक थे, फिर 2000 रुपए तक कमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, फिर 5000 कर दिया मेंटेनेंस का अमाउंट। तो हर स्टेट ने अपने हिसाब से किया, और उसको करने के बाद अब मान लीजिए तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी क्या करेगी, माँ बाप नहीं रख रहे, भाई नहीं रख रहा, हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, तो इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा सकती है। इसका रिप्लाई फाइल होगा, और रिप्लाई के बाद, सुनने के बाद, वो एक फिक्स अमाउंट कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगा, है ना। अब इसके बाद अपन आते हैं, इसका जूरिडिक्शन क्या होगा, ये चलेगा कहाँ। मान लीजिए लड़का लड़की दोनों दिल्ली के हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली की वो कोर्ट जिसके जुरिडिक्शन में, है ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब तो सॉरी फैमिली कोर्ट हो गया है, तो जिसके जुरिडिक्शन में वो लड़की रहती है, ऐसे दिल्ली का एक तुम्हारा एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है ना, और एक इसी तो कोर्ट ही अलग है, बाकी एडिशनल होते हैं, तो उनके अदा किया जा सकता है। या यहाँ पति पत्नी पत्नी रह रही है, मान लो शादी हुई उसकी हुई वहां लंदन में, वो आ गई अपने वापस पंजाब, बहुत केस है, और उसने मेंटेनेंस देना बंद किया, तो दावा कहाँ आएगा, लंदन में या पंजाब में, तो पंजाब में आएगा फैमिली कोर्ट में। यहाँ रह रही है, अब यहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह रही है, यहाँ
पति ने अंतिम बार अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहा, तो वो भी ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। अब सवाल फिर भी आ गया वहां की इनलेजिटिमेट सन, जिस जहां आखिरी बार वो अपने फादर के साथ रहा है वहां ले सकता है। अब फिर एक तो 127 एरिया ऑफ अमाउंट, हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे, और 128 में रिकवरी है। अब इसमें हो क्या रहा है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट जब से आया 1986, तब से इसमें बहुत झगड़े पड़े। वो झगड़े भी ऐसे पड़े कि एक ये आया था मई 86 में, मुस्लिम वुमेन मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट, और वो दावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिसका पेश था, वो फैमिली कोर्ट नहीं थी, उसने ऑर्डर किया उस अमेंडमेंट के बाद। तो ये केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, बहुत चर्चित केस है और लैंड जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भले ही ये एक्ट लागू हो गया हो, लेकिन 125 के तहत सभी जाति और सभी धर्मों के लोग आते हैं। ठीक, तो शाह बानो के केस में क्या था कि मेंटेनेंस कौन देगा? तो फ्रॉम द पीरियड ऑफ इद्दत, 3 महीने तक इद्दत में रहती है, अकेली रहती है, किसी से संपर्क में नहीं आती है, किसी अलग एकदम, वो देगा। और उसके बाद कौन देगा? मुस्लिम वुमेन्स मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट में वक्फ बोर्ड देगा। वो भी मानो देता है फिर बंद कर देता है, नहीं देता, उसकी हैसियत नहीं है। फिर क्या होगा? फिर वो वुमेन अपने बच्चों से ले सकती, लड़कों से। लेकिन अब यहाँ फिर वही समस्या के केशव बार बार आती है कि मुस्लिम वुमेन्स 125 में गवर्न होगी या नहीं। एक्ट आने के बाद ना वो लगा सकती है, गवर्न होगी, उसको रोका नहीं जा सकता, है ना। अब इसमें 128 में ये है कि एरिया अमाउंट क्या होगा, तो ये क्या इसके उसकी कैपेसिटी कितनी है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए क्लास 4 है, 12,000 तनख्वाह है, अब तो बढ़ी है बाद में, और पत्नी 2 बच्चों को लेकर अलग हो गई, कारण वो शराब पीता था, घर में जुआ खेलता था, मतलब सब गलत काम करता था। और उसने ये कहा हस्बैंड ने कि नहीं भाई, ये तो मैं अपने साथ रखने को तैयार हूँ, पहले की तरह मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि हर महिला को अपने घर में अपना जीवन जीने का अधिकार है भाई। वो उस माहौल में नहीं रह सकती जो तुमने माहौल घर का कर रखा है। तो उसमें अमाउंट फिक्स कितना करेगा कि पत्नी और 2 बच्चों के लिए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो अमाउंट कहां से अपन चेंज करेंगे? मान लीजिए उसकी अब सैलरी हो गई 35,000, पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया था पत्नी बचने के लिए 5,000। अब क्या स्थिति होगी? तो यहाँ ये पोजीशन क्रिएट होती है, तो यहाँ उसको चेंज करने के लिए प्रीवियस ऑर्डर में अमेंडमेंट के लिए उसे उसी कोर्ट में जाना होगा जहाँ पहले वाले कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो ये अभी 2002 में राकेश वर्सेस निधि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कोर्ट पार्टीज को भी बांधा के लिए भी बांध दिया है, तो कोर्ट को भी बांधा है और हाई कोर्ट को भी बांधा। वो बताऊंगा अभी क्यों बांधा था। वहां ले सकती है, अमाउंट चेंज हो सकता है, वो कोर्ट करेगा लेकिन जिसने डिग्री दी थी। लेकिन अब फैमिली कोर्ट हो गया, फिर वही झगड़ा। पहले तो दी जेएमएफसी ने दी, मजिस्ट्रेट क्या से उसने ऑर्डर करा लिया था। अब वो कहाँ जाए? वो मजिस्ट्रेट कहता फैमिली कोर्ट में जाओ, फैमिली कोर्ट कहता मजिस्ट्रेट के जाओ। ये इन्हीं सब झगड़ों को। अब दूसरा रिकवरी, तो रिकवरी इसकी ऐसे होगी जैसे सिविल रिकवरी सूट में पास डिग्री की होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, अरेस्ट। तो अब हम इस पे आते हैं कि 2000
नवंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क एक जजमेंट दिया, राकेश वर्सेस निधि। इसमें क्या हो रहा था कि एक महिला 125 के अंडर 125 उसने मेंटेनेंस का लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए भी कोर्ट में लगा दिया, और डाइवोर्स के मामले में भी उसने सेक्शन 28 में ले लिया, हिंदू मैरिज डाइवोर्स एक्ट के तहत, और सेक्शन 6 सीपीसी में भी ले लिया। तो इसमें बड़ा गफलत हुआ। मध्य प्रदेश खेल रहा और इसके बाद अपना उत्तर प्रदेश राजस्थान के एक तरफ थे। उनका कहना था सारी जो भी प्रोसीडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में चली है, अलग अलग उनके फैक्ट हैं, इसलिए सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना था ये सेट ऑफ होगा। ऐसा तो नहीं कि एक आदमी को कोई इतना आप ओवरबर्डन कर दो कि वो दे ही ना पाए, या फिर ऐसा भी ऑर्डर मत करो कि एक पक्षकार को गरीबी से और गरीबी की ओर ले जाए। इसमें उनके डायरेक्शन थे, इसमें जजमेंट ओवरलैपिंग और भी कर रहा था। तो निचली जो कोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट थे, उसको बहुत प्रॉब्लम होना क्रिएट हुआ। इसमें जस्टिस सिंधु मल्होत्रा हैं, ये नवंबर 2020 में आया जजमेंट, और एक जस्टिस और है, मैं नाम भूल रहा अभी याद। तो उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस क्या है? उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि ये हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये जो एक दूसरे से अलग कोई कॉमन लॉ में नहीं आ रही, बोले इसको रोका जाना चाहिए प्रैक्टिस को। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर से उन्होंने गाइडलाइंस जारी की। पहली गाइडलाइंस तो ये है कि अगर फैमिली कोर्ट बनने के पहले कोई ऑर्डर पास हुआ है और सर्कमस्टेंस चेंज हुए हैं, तो उसमें अमेंडमेंट के लिए उसको वापस वहीं जाना पड़ेगा। कहाँ? फैमिली कोर्ट, उस कोर्ट में जिसने वो ऑर्डर किया। दूसरा, उन्होंने एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी एक मैंडेटरी कर दिया। उस एफिडेविट में क्या किया उन्होंने कि नाम, आयु, कितनी एज है, क्वालिफिकेशन नहीं, रेसिडेंस, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है क्या, या किसी अदर सिटी में रहती है, गांव में रहती है, विलेज में रहती है, या ट्राइबल एरियाज में रहती है, ये स्पष्ट लिखिए। और उस एफिडेविट मैंडेटरी करने के बाद उन्होंने ये लिखा कि उनके बीच, पक्षकारों के बीच, पति पत्नी और बच्चों के बीच, पहले अगर कोई प्रोसीडिंग चली है तो उन प्रोसीडिंग्स को कि सर्टिफाइड कॉपियां कोर्ट में पेश करनी पड़ेंगी एफिडेविट पे, ये मैंडेटरी है। अगर उनमें कुछ अमाउंट लिया है, वो अमाउंट भी उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही हस्बैंड के लिए किया कि वो जो रिप्लाई फाइल करता है उसमें भी यही सेम लिखना पड़ेगा, साथ ही उसको सोर्स ऑफ इनकम भी बतानी पड़ेगी, और वाइफ को भी हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? या तो सैलरी स्लिप, या संबंधित कंसर्निंग ऑफिस का रिकॉर्ड, या इनकम टैक्स के रिटर्न। ये तीनों हस्बैंड के पास होंगे, वाइफ कहां से लाएगी? तो हस्बैंड को ड्यूटी बाउंड किया कि आप पेश कीजिए। ठीक, अब जो भी पहले हुए हैं, ऑर्डर हुए हैं, जो केस चल चुके हैं, उनकी भी सर्टिफाइड कॉपियां जो हैं हस्बैंड को देना होंगी, वाइफ को भी देना है। अगर पेंडिंग है तो उनमें जो भी ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है वो पेश करना, ताकि फैमिली कोर्ट के सामने ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये रहा। अब उन्होंने कहा कि इसमें अमाउंट कैसे फिक्स करोगे? तो ये उस प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी इनकम फॉर एग्जाम्पल 1 लाख,
तो ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट, किसको 1 लाख मिलते हैं, पत्नी 2 बच्चे रहते हैं, हत्या एक काम करो कि आप इसको जो है आप 70,000 दो। पर ये अमाउंट फिक्स करते समय कोर्ट ये भी रेस्पोंडेंट से लाइबिलिटीज क्या क्या है, उस पर कितने लोग हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, और ये वाइफ के स्त्री किया जाएगा कि भाई माँ घर में रहती है, उसका पढ़ी लिखी है, तो उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर होगा, और जो शहर में रह रही है उसके लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, गांव वाली का और कम होगा। और ट्राइबल बेल्ट्स में उसको मान लो हस्बैंड ऑफिसर है, तो अब आप ये कह दो कि 70,000 दो, वो क्या करेगी? तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड को देखना, उसके सोशल स्टेटस को देखना है, हस्बैंड की लाइबिलिटीज क्या क्या है उनको भी ध्यान में रखता हुआ एक जैसे कहते हैं ना रीजन और बैलेंस ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और ये उसे करना पड़ेगा। अब सवाल ये था, फिर मैं वापस आता हूँ उसमें, राकेश वर्सेस निधि वाले मामले में 2020 सुप्रीम कोर्ट, उनमें यह था कि पहले जो अमाउंट ले चुके हैं वो सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप होगा। अब दूसरा है कि ये जो अमाउंट है ये रिकवरी किस डेट से होगी। अब कई बार क्या होता है कि एक केस में क्या हुआ, जज साहब ने ये लिख दिया कि दोनों पक्षों को सुना के बाद आदेश पारित किया, लेकिन उस दिन रेस्पोंडेंट था ही नहीं, उसने ऑब्जेक्शन लिया कि मैं तो था ही नहीं, ये ऑर्डर गलत है, खारिज किया जाए। तो उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अगर उसकी गलती से ऐसे लिख गया है कि दोनों हैं तो इस आधार आप ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं कर सकते। सेम सिमिलर केस क्या था, वाइफ ने लगाया, वो बच्चों को पार्टी नहीं बनाया, हस्बैंड ने कहा इसमें बच्चे तो पार्टी नहीं है, इसको खारिज करो। फिर हाई कोर्ट ने कहा, ये राजस्थान हाई कोर्ट का है, उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अच्छा ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, इसके बेस पर आप पूरे एप्लीकेशन को या पूरे केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। एक ये कंडीशन हो गई। अब इसमें उन्होंने दिया है कि रिकवरी कैसे होगी। तो रिकवरी क्या होगी, ठीक वैसे ही होगी जैसे सिविल केस में मनी मैटर में डिग्री पास हो। इसके लिए क्या है, इसका रीजन क्या है कि इसके लिए उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, ये कोर्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी अटैच करा के उसको ऑप्शन भी करा सकती है। हाँ, अब सैलरी पेड आदमी पे आ जाइए, उसके सैलरी में से अमाउंट दिलवा सकता है फैमिली कोर्ट। आजकल तो सबकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। फिर क्या होगा, अब तो उसको मिलते हैं 80,000, कोर्ट ने कहा 60,000 इसका डिडक्ट करके पत्नी और बच्चों को 20-20,000 दे। बोले नहीं, ये गलत। उसकी लायबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्टेटस, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, तो देखो मान लो उनसे लोन है, होम लोन नहीं, होम लोन भी दे रहा है, पेरेंट्स है, बीमार है, उन पर भी खर्चा हो रहा है, और तुमने 60,000 अमाउंट दे दिया तो कैसे जिएगा। फिर वही वाली बात आ गई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक को इतना भी ऐसा ऑर्डर ना हो कि इससे एक मर जाए और दूसरा, या ऐसा भी ऑर्डर ना हो कि दूसरा पक्ष यार गरीबी की ओर चले जाए, वेल है ना, तो उससे उसकी सैलरी से कर लेंगे। अब मान लो ये भी बताना, मैं बताना भूल गया आपको कि वो जो एफिडेविट फाइल मैंडेटरी करना, उसमें बताना पड़ेगा कि हस्बैंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो हस्बैंड को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी क्या है, तो उनके अटैचमेंट होगा। पहले क्या होता था, छिपा लेते थे, डिले करते थे,
इस प्रकार इसका जूरी इसमें अमेंडमेंट भी होगा, इसमें कोर्टों को भी बांधा, इसमें पक्षकारों को भी बांधा, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को भी फटकार लगाई। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में मेंटेनेंस का जो लिया जाता है ये बहुत सोच समझ के दिया जाना चाहिए। और इन केसेस में उसने अगर पैसा ले चुकी है तो वो फिर मान लीजिए, अब फिर एक सवाल आता है, डाइवोर्स वुमन ने पैसा लिया, दे दिया, मेंटेनेंस लेती रही, रीमैरिज कर ली, हस्बैंड कोर्ट आता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज सेट असाइड हो जाएगा ऑर्डर, फिर मेंटेनेंस नहीं ले सकती। दूसरा, इसमें फिर अपन आ गए कि मान लो पैसे भी ले रही है और लिविंग इन एडल्टरी, तो ये प्रूफ होता है सेट असाइड। और विदाउट एनी रीजन अलग रह रही है कि मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, फिर क्या करोगे? कहता भी वो कहता ले जा रहा हूँ इनको, मेरे साथ चले रहे, पत्नी बच्चे, क्या दिक्कत है? मैं नहीं रहना, वो अपने हिसाब से लाइफ को जिएगी। अब एनी क्वेश्चन? सर सर बोलिए। क्वेश्चंस सर, एक्चुअली क्वेश्चंस सर मेरे ख्याल से बहुत ही सारे हैं, टाइम आई थिंक कम ही रहेगा उसके हिसाब से। सर एक क्वेश्चन है जो कि हाँ आया है कि जैसे अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई दो लोग डिवोर्स लेते हैं या फिर अगर दो लोग सेपरेट भी होते हैं और म्यूचुअली डिसाइड होता है दोनों के बीच में, तो हाँ, उस अगर सिचुएशन में सर मेंटेनेंस का क्या म्यूचुअल रूल्स है? होते हैं कि नहीं, लेकिन बच्चे एंटाइटल हैं, अगर उनके कॉम्प्रोमाइज में है, म्यूचुअल कंसेंट है कि मैं अपनी पत्नी को इतना पैसा दूंगा, मकान दूंगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए इतना दूंगा, और यही सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा है कि केवल मेंटेनेंस नहीं है, रोटी खाना नहीं है, इसमें उनकी एजुकेशन भी है, इसमें उनका मेडिकल की फैसिलिटीज के लिए भी पैसा अमाउंट दिया जाना चाहिए। जी पर सर। म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्होंने कहा कि हम स्वेच्छा से अलग रह रहे हैं लेकिन बच्चों से नहीं बच सकता, लेकिन आज अब क्या होता है, कोर्ट में समझौता, इसमें कॉम्प्रोमाइज का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब क्या होता है, एक एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट को ये ड्यूटी बाउंड है कि उसको ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए जो उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि मनमाना है, समझौता पेश और समझौता इसलिए हो गया, चलाना नीचे आते खत्म, इतना अमाउंट समझौते ना, उसको पूरा रीजन ऑर्डर देना होगा। जब इसमें कंपाउंडेबल नहीं है, इसमें राजीनामा होता ही नहीं है, राजीनामा कई शर्तों लगती हैं उसको, सारे जी सर। कई कंडीशंस होती हैं। आज बड़े बड़े लोग लेते हैं कि मैं मकान भी दूंगा, एक मकान के पैसे दूंगा, तो किसी उसमें चीज पे कंडीशंस बहुत रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो मैटर। लेकिन वो केस राजीनामा होने से पक्षकार चलाना नहीं चाहती, यह लिखते हुए खारिज करना होता है, ये नहीं लिख सकते उनके न्यायालय के बाहर उन लोगों का सेटलमेंट हो गया है, दोनों का समझौता स्वीकार किया जाता है ना, सारी जी सर। कंडीशंस रहनी चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली आई हैड अ डाउट। एक्चुअली अगर रिस्पोंडेंट डीवी केस में मेंटेनेंस वाइफ को मिल गया है अकॉर्डिंग टू द लिविंग लाइफस्टाइल ऑफ द रिस्पोंडेंट, मगर रिस्पोंडेंट एग्री नहीं है और सेटिस्फाई नहीं है, वो अपील करेंगे ना हाई कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो क्या मेंटेनेंस कम होगा या बढ़ जाएगा? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पोजीशन में क्या होगा। पहले फैमिली कोर्ट नहीं थे, फैमिली कोर्ट नहीं थे, इसलिए जिस जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास थाने के, कहते ना थाना किसके पास है, हम लोगों की लैंग्वेज में कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में फलाना थाना फलाना मजिस्ट्रेट देखेगा, जिसका जुरिस्डिक्शन में थी वहां उसको बेल और उसने ऑर्डर पास किया था, हाँ। तो उसको वहां उसमें अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है कि सर इससे हमारा गुजारा नहीं होगा, इसकी तनख्वाह ये है, और उसको पैसा दिलवाएगा। लेकिन अब फैमिली कोर्ट है तो पहले ड्यूटी बाउंड हो चुके हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट 2002 राजेश बसवेत निधि के मामले में बोल ही चुका है कि आपको ओके हर सर। हालत में क्या क्या देना होगा एफिडेविट में,
बता चुका हूं मैं आपको। हाँ सर, उसमें हाँ ना एज, नेम, एज, एजुकेशन, रेसिडेंस, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, दिल्ली या लखनऊ, या किसी हाँ सर, विलेज में रहती है या ट्राइबल बेल्ट में रहती है, तो हाँ उसका सर। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, ये कैसे अपन फाइंडिंग्स देंगे। और इसमें ये भी है, इसमें तो दिमाग में रखिए आप लोग कि ये भी देखते हैं कोर्ट कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या ये बिफोर मैरिज जॉब में थी या आफ्टर मैरिज भी जॉब कर रही है, या उसने आफ्टर मैरिज रिजाइन कर दिया, तो 10 साल हो गए शादी के, बच्चे हैं, वो हस्बैंड छोड़ता है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी जॉब की वो तो खत्म हो गई। इसको भी देखते हुए ऑर्डर पास करना होगा। और ये अब फैमिली कोर्ट में होते हैं, इसलिए फैमिली कोर्ट में ही लगेगा। और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सर इस रिस्पेक्ट में कि अगर हस्बैंड हाँ डिनाई कर देता है बाद में कि जो अग्रीड अमाउंट हुआ है या फिर जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का, अगर हस्बैंड वो हाँ, अमाउंट पे नहीं करता है, तो उस केस में क्या रेमेडी अवेलेबल होगी और क्या उस केस में स्टेप्स लिए जाने चाहिए? ऐसी है कि उसमें रिकवरी, जैसे आपने मनी मैटर फाइल किया, रिकवरी सूट की डिक्री होती है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसको पहले सम्मन करेंगे, आए भाई जमा करे, नहीं आता, वारंट इशू होगा, अरेस्ट वारंट, अरेस्ट होके आएगा तो जेल भेजा जाएगा। तो एकदम उठा के जेल नहीं भेजते, उसको मौका देते हैं। तो सर इम्प्रिजनमेंट का दो भी सर साल नहीं थोड़ा दिया एक तो बार, 24 साल जेल में रहेगा भाई। सर इम्प्रिजनमेंट का भी सर एक बार थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते। इसमें क्या है कि हर ब्रीच के लिए, हर महीने के ब्रीच के लिए 1 महीने के लिए अपन जेल भेज सकते हो। आ गया और उसमें प्रॉपर्टी है नहीं, अपने जेल भेज दिया, और जेल भेज दिया और 2 महीने बाद उसके घर वाले 3 महीने का पैसा जमा कर देते हैं, तो बाकी के जो 3 महीने हैं उसके लिए वो जेल में रहेगा, जब तक कि फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता। हर ब्रीच के लिए 1 मंथ है। एक छोटा सा कंटेंशन और आता है हाँ, कई बार फैक्ट्स जो हैं उनको थोड़ा मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो जितने आदमी जो होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं, उनकी साइड से एक कंटेंशन हमेशा ये चलता है कि कहीं ना कहीं पर उनको इस लॉ के थ्रू उत्पीड़ित किया जा रहा है या फिर परेशान किया जा रहा है। तो सर उसके कंटेक्स्ट में अगर आप कुछ लाइट थोड़ा शेड करना चाहेंगे। तो देखिए, जहां तक प्लीडिंग का सवाल है, ऐसी प्लीडिंग्स की है जो कोर्ट को मिसलीड कर रही हैं, जो है ही नहीं। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है एडवोकेट की, इधर डोमेस्टिक वायलेंस का लगाओ, उधर 125 का लगाओ, उधर मेंटेनेंस का लगा दो, और साथ में 498 में भी बंद करा दो। इनजस्टिस है ना। और फिर जी वो जो सर। लिख रही है इसका ओनस किस पे होगा, उसी को प्रूफ करना है। तो उसने क्या लिखा है इससे इसमें कोई मतलब नहीं है। वो आजकल कॉमन प्रैक्टिस है कि, और देखिए आप इसके अगर रूट रूट कॉज को देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये झगड़े पति पत्नी के हैं, सिर्फ ईगो के झगड़े हैं, तो वो उसका मिसयूज तो कर रहे हैं। सेट ऑफ होगा, दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट तो इसी बात पे अड़ गए थे कि नहीं सेट ऑफ होगा। एक आदमी को 3 3 जगह से रिलीफ, चौथी उसने सिविल, भी रिलीफ ले लिया, वो कहा जाएगा। यही यही क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट कहते नहीं, ये तो हर केस अलग अलग है, हर के फैक्ट अलग अलग है, हर की कोर्ट अलग अलग है, इसलिए ये सेट ऑफ नहीं होगा, दिया जाए। यूनिफॉर्मिटी कहां थी? ये तो ना, तो इसमें कहीं भी सोशल जस्टिस नहीं था। सेक्शन 15 आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 49 का वायलेंस क्लियर है।
देख लो, आप उठा के पढ़िए। सर अभी इसके तो साथ ड्यूटी बाउंड कर दिया दोनों को, कोर्ट के बांध दिए कि विद इन 6 मंथ आपको इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइनल करनी होगी। अगर वो उसको दो अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, 4 वीक के अंदर नहीं देता तो उसका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ। बहुत प्यारा जजमेंट है, इसको पढ़िए आप। और जी कोई किसी को डिफिकल्टी हो भाई, बाकी तो सब मेरे विद्वान सीनियर लॉयर हैं, उनसे सीखा हूं मैं, उन्हीं से और सीखूंगा। आ जाइए। अगर कोई क्वेश्चंस हो किसी के पास किसी भी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स, विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर लीगल क्वेरी, अगर कुछ भी हो तो आप इस वक्त का फायदा उठा सकते हैं। यू कैन आस्क दिस, ना मैं टेक एक चीज और क्लियर एडवांटेज कर ऑफ दिस दूं, अपॉर्चुनिटी। जी केशव सर। जी। जी सर। केशव जी, एक मिनट। जी सर। इसमें कि लिमिटेशन भी आता है, कि लिमिटेशन क्या है रिकवरी के लिए। इसमें भी बड़ा झगड़ा था कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अगर जज साहब ने पुराने जमा इस लॉ के आने के पहले, इस रूलिंग के आने के पहले अगर जज साहब ने लिख दिया फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मिलेगा। उन्होंने लिख दिया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, तो भैया उस दिन से मिलेगा, 5 साल से शुरू होगा। जजमेंट होगा 5 साल बाद, उससे होगा। तो ये भी झगड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने था। उन्होंने कहा नो, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। और कोई? जी मैम सर, प्लीज पूछिए। आई हैड अ डाउट। सर, एक्चुअली हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई रूलिंग है क्या जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 एक एफिडेविट रहता है और दोनों पार्टीज को, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपने अपने प्रॉपर्टीज, अपने सब एसेट्स मेंशन करना होगा, और फिर अगर हाँ। वो कुछ गलत निकला तो 7 years इम्प्रिजनमेंट होगी, ऐसा कुछ रूलिंग है क्या सर सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, अगर आप कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उस पर प्रॉपर्टी है नहीं, और आपने कहा कि हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, इस पर 3 मकान आए, 2 मकान में आए, कुछ नहीं है। और इसकी 1 लाख तनख्वाह, इसकी 1 लाख सैलरी है, पर मंथ मिलता है बैंक में, उसका टोटल पैकेज 3 लाख का है, 25,000 पर मंथ। हाँ सर। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकता है, और रेस्पोंडेंट को भी राइट है कि वो उसके खिलाफ केस कर सकता है, और फॉल्स एविडेंस देने के लिए कोर्ट भी कार्रवाई कर सकता है। ओके सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी झूठा सीधा बोलते रहो, आप मिसलीड करो। सर, मतलब ये 7 years की इम्प्रिजनमेंट ये होगी उसमें? 7 इम्प्रिजनमेंट का अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। ये तो बहुत हीनियस ऑफेंस में आईपीसी के दिया जाता है। ओके सर। 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर 307 में देते हैं। ओके सर। 7 ईयर का मैंने नहीं पढ़ा। हर ब्रीच के लिए 1 मंथ है, ओके सर। और जितना पेड करता जाएगा उतना कम होता जाएगा। कोई भी मैम क्वेरी ओके होती सर। है, किसी को भी किसी रिस्पेक्ट में क्वेरी है, info@westralex.com आप सब्जेक्ट में मेंशन कर दीजिएगा एक बार इस सेशन को, तो वील टेक अप्रोप्रिएट केयर एंड वील फॉरवर्ड इट। सर विद रिस्पेक्ट टू दैट, इस क्लास की टाइम भी खत्म हो ही रही है, तो मैं आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एवरीवन हु हैज जॉइंड अस and stayed with us so far. I would take this opportunity to thank sir you primarily for taking the time out. आपने वक्त निकाला हम सबके लिए। थैंक यू हमारे साथ केशव जी, डॉक्टर साई थैंक यू कुमार वेरी पाथोडी मच। सर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर देयर आर अदर एमिनेंट गेस्ट्स आल्सो। एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।